हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं भारतीय संवैधानिक विकास के आगे जो बचा हुआ है, आगे जो टॉपिक है हम उसको बताने जा रहा हूं, जो आपके एग्जाम के बेस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए आइए, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सीधा टॉपिक की बात करेंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं। भारतीय परिषद एक्ट, ठीक क्या है? भारतीय परिषद एक्ट, ठीक, 1909। ठीक, इसी को हम क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। किसके? मार्ले मिंटो सुधार। ठीक, चलिए आइए बात कर लेते हैं इसमें है क्या क्या चीज़ हमारे एग्जाम के बेस से, इसमें हमें कौन कौन से पॉइंट हमें याद रखना है। ठीक, पहली बात तो ये याद रखना है कि जो भारतीय परिषद एक्ट जो है 1909, इसको हम और एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है मार्ले मिंटो सुधार। क्या नाम? मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। ठीक, आइए बात कर लेते हैं इस परिषद के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें हमें याद रखने वाली योग्य बातें हैं। ठीक, इसी अधिनियम में प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा प्रदान की गई। ठीक, तभी मार्ले, ठीक, मार्ले कौन था? भारत सचिव था। मिंटो कौन था? उस समय मिंटो जो था वो भारत का गवर्नर जनरल था। मार्ले ने मिंटो को एक पत्र लिखा और उसमें उन्होंने ये कहा कि मार्ले साहब, ठीक है, मिंटो साहब, हम जो कर रहे हैं कि हम नाग के दांत बो रहे हैं। क्या बोला? कि हम नाग के दांत बो रहे हैं। इसका जो आने वाला जो परिणाम होगा वो बहुत ही ज़्यादा भीषण होगा। मार्ले ने मिंटो को खत में कहा। ठीक है, मार्ले ने मिंटो को खत में कहा। ये भारत परिषद एक्ट 1909 के तहत ये घटनाएं घटी गईं। तभी कुछ ही समय बाद भारत सचिव जो थे, मार्ले जो थे, इन्होंने इंडिया काउंसिल में 2 भारतीय सदस्यों की नियुक्ति की, जिनका नाम होता है केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं एग्जाम में और आगे पूछे जाने की संभावना है। इसी अधिनियम के तहत मार्लो मिंटो सुधार 1909 के तहत ही इसमें यह बताया गया है कि जो सर्वोच्च विधान परिषद है, ठीक, जो सर्वोच्च विधान परिषद है, इसके सदस्यों की जो संख्या है वो 69 थी। 69 बढ़ा करके कर दी गई, लेकिन जिसमें से 37 जो थे, 37 जो थे शासकीय थे, ठीक, जो शासक वर्ग से लिए गए थे, और जो इसमें 32, ठीक, 32 जो थे वो गैर सरकारी समुदाय के सदस्य को इसमें शामिल किया गया था। ठीक, मार्ले मिंटो सुधार के तहत ही इसमें यह बताया गया है कि जो सदस्य हैं इनको वार्षिक बजट पर विचार और बहस करने की विचार कर सकते हैं। क्या पूछा गया? कि जो मार्ले मिंटो सुधार के जो सदस्य हैं इसमें वार्षिक बजट पर भी ये लोग अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें के जो सदस्य हैं इनको पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार मार्ले मिंटो सुधार के तहत दिया गया है। ठीक, आइए बात कर लेते हैं कुछ पॉइंट और है जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट। इसमें यह भी बताया गया है कि इस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रतिनिधित्व के आधार पर पहली बार विधान परिषद में निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। ठीक है, ये तो आपके एग्जाम के बेस से मार्ले मिंटो सुधार के तहत आपके ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अब आइए बात कर लेते हैं इन्हीं महत्वपूर्ण पॉइंटों को आप लोग भी नोट करते चलिए, क्योंकि आपके एग्जाम के बेस से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए बात कर लेते हैं। पहली घटना क्या घटी इसके अंतर्गत? पहली घटना ये घटी कि इस अधिनियम में प्रथम बार, ठीक है, इस अधिनियम में प्रथम बार, ठीक, मार्ले मिंटो सुधार के तहत इस अधिनियम में प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए, क्या? मुस्लिम समुदाय के लिए, ठीक, मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा प्रदान की गई। प्रथम निर्वाचन मंडल की सुविधा
प्रदान की गई, प्रदान की गई। ये तो आपके एग्जाम के बेस से इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब बात कर लेते हैं इसी के पॉइंट में, जो उस समय भारत सचिव जिनका नाम था मार्ले, क्या नाम था? मार्ले। भारत सचिव मार्ले, ठीक, जो भारत सचिव मार्ले थे, इन्होंने इंडिया काउंसिल में, इंडिया काउंसिल में दो भारतीय सदस्यों की नियुक्ति की। ठीक है, दो भारतीय सदस्यों की नियुक्ति की। ठीक, उनके नाम कौन से हैं? पहला नाम उनका है केसी गुप्ता। ठीक, क्या नाम है? केसी गुप्ता। केसी गुप्ता। और दूसरा नाम है सैयद हुसैन बिलग्रामी। ठीक, इन दोनों लोगों की नियुक्ति मार्ले ने अपने इंडिया काउंसिल में दो भारतीयों की नियुक्ति की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसी अधिनियम के तहत। ठीक, इसी अधिनियम के तहत पहली बार सर्वोच्च विधान परिषद की सदस्य संख्या बढ़ा करके 69 कर दी गई। ठीक, ठीक, इसी अधिनियम में, ठीक, इसी अधिनियम में सर्वोच्च विधान परिषद ठीक, इसी अधिनियम में सर्वोच्च विधान परिषद की संख्या संख्या 69 कर दी गई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इस जिसमें से 37 जो थे शासकीय से, ठीक, 37 शासकीय से और 32 गैर सरकारी। ठीक, 32 कौन लोग थे? गैर सरकारी सदस्य थे। गैर सरकारी सदस्य ठीक, गैर सरकारी सदस्य थे। ठीक, इसी में, ठीक, वार्षिक बजट पर विचार, ये लोग वार्षिक बजट पर विचार कर सकते थे। ठीक, वार्षिक बजट पर विचार कर सकते थे। ठीक, और इसी में ये प्रश्न पूछने का अधिकार भी प्राप्त हुआ। ठीक है, प्रश्न पूछने का अधिकार भी प्राप्त हुआ।
ठीक है। माले मिंटो सुधार के तहत इतनी चीजें घटित हुई और इसी अधिनियम के द्वारा भारत में प्रतिनिधित्व के आधार पर, ठीक, इसी मार्ले मिंटो सुधार के तहत ही, ठीक है, भारत के प्रतिनिधित्व के आधार पर विधान परिषदों में निर्वाचन प्रणाली लागू हुई। ठीक है, विधान परिषद में, ठीक है, निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। ठीक, लागू की गई। ठीक, आइए फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि भारतीय परिषद एक्ट 1909 मालो मिंटो सुधार को इसी नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत ये, ठीक, इसके अंतर्गत इस अधिनियम में मुस्लिम समुदाय प्रथम निर्वाचन मंडल की सुविधाएं इस एक्ट के तहत पारित किया गया। भारत सचिव मार्ले ने अपने इंडिया काउंसिल में 2 भारतीय सदस्यों की नियुक्ति भी की, जिसका नाम था केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। इसी अधिनियम के सर्वोच्च विधान परिषद की संख्या 69 कर दी गई और 37 शासकीय और 32 और गैर शासकीय सदस्य इसके अंतर्गत नियुक्ति किए गए थे। वार्षिक बजट पर विधान परिषद के लोग जो बजट पर बहस कर सकते थे और इनको प्रश्न और इन सभी को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया था। इसी अधिनियम के द्वारा भारत के प्रतिनिधित्व के आधार पर विधान परिषदों में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। ये हो गया 1909 का मार्ले मिंटो सुधार के तहत आपके एग्जाम के बेस से इतने क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। चलिए आइए बात कर लेते हैं मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक, आइए इसके बारे में देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमें याद रखने योग्य चीजें हैं। ठीक है, ठीक, चलिए आइए बात कर लेते हैं 19 भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919, इसी को मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करेंगे आपके एग्जाम के बेस से इसमें कौन कौन से पॉइंट आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। पहली बार तो इसमें यह बताया गया है कि 20 अगस्त 1917 को तत्कालीन जो भारत सचिव थे जिनका नाम था मॉन्टेग्यू, इन्होंने ये बताया कि जो ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किए जाने वाले प्रस्तावित सुधारों की घोषणा पहली बार मॉन्टेग्यू ने इसी प्रस्ताव में किया। अगली मुख्य विशेष बातें हमें ये याद रखना है, इसी में यह भी बताया गया कि जो ब्रिटिश शासन का जो एक लक्ष्य है वो भारत को स्वशासन विकसित करना है। ठीक, आगे बात कर लेते हैं इसी पॉइंट में। ये भी मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के तहत ये भी बताया गया है इसमें कि इस अधिनियम में प्रथम बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट रूप से प्रयोग किया गया है। और ये भी बताया गया है इसी एक्ट के तहत जो आपके एग्जाम के बेस से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस अधिनियम में ये कहा गया है कि जो प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया जाएगा। ठीक, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत ही प्रांतों में द्वैध शासन भी लागू किया जाएगा और प्रांतीय विषयों को
दो वर्गों में बांट दिया जाएगा। पहला विषय क्या होगा? आरक्षित विषय होगा, इसके अंतर्गत भी बहुत सारी चीजें रखी जाएंगी। और दूसरा हस्तांतरित विषय होगा। इसमें और एक पॉइंट जो आपके एग्जाम के बेस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि केंद्रीय स्तर पर, ठीक, केंद्रीय स्तर पर प्रथम बार द्विसदनात्मक विधान मंडल की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया है। इतनी चीजें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत आपको इतनी चीजें जानने की आवश्यकता है। इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। चलिए आइए नोट कर लेते हैं कौन कौन से पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम से के बेस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट आपका यह होगा कि 20 अगस्त 1917 को, ठीक है, 20 अगस्त 1917 को, ठीक है, नोट करते चलिएगा, तत्कालीन भारत सचिव मॉन्टेग्यू, ठीक, भारत सचिव मॉन्टेग्यू ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किए जाने वाले ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किए जाने वाले, ठीक है, लागू किए जाने वाले प्रांतीय सुधारों की घोषणा की, ठीक है, प्रांतीय सुधारों की घोषणा की। पहला पॉइंट तो आपके एग्जाम के बेस से ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट क्या कौन सा इंपॉर्टेंट है? इसी में बताया गया, ठीक है, इसकी मुख्य विशेषताएं कुछ थी, उसके बारे में देख लेते हैं। मुख्य विशेषताएं, ठीक, आइए बात कर लेते हैं इसकी मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की मुख्य विशेषताएं क्या थी? पहला चीज क्या था? ब्रिटिश शासन का लक्ष्य भारत में स्वशासन को विकसित करना था। शासन का लक्ष्य भारत में सुशासन को विकसित करना, ठीक, विकसित करना। दूसरा पॉइंट इसी में ये बताया गया है, दूसरा पॉइंट का यही सारी विशेषताएं हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि इस अधिनियम में प्रथम बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया गया। क्या? प्रथम बार उत्तरदायी शासन का स्पष्ट प्रयोग, प्रथम बार उत्तरदायी शासन का स्पष्ट प्रयोग किया गया। ठीक है, ये तो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट था। आइए नेक्स्ट पॉइंट आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट ये है कि इसी अधिनियम के तहत, ठीक, प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। क्या? इसी अधिनियम के तहत प्रांतों में
द्वैध शासन लागू किया गया। ठीक, इसी मॉन्टेग्यू चिम्स सुधार के तहत प्रांतों में द्वैध शासन भी लागू किया गया। ठीक है, और प्रांतीय विषयों को दो वर्गों में बांटा गया। ठीक, क्या है? प्रांतीय विषयों को दो वर्गों में बांटा गया। पहला वर्ग क्या है? हस्तांतरित। ठीक, दूसरा वर्ग क्या है? आरक्षित। ठीक, आरक्षित, दूसरा क्या है? हस्तांतरित। ठीक है, जो आपके एग्जाम के बेस से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि केंद्रीय स्तर पर प्रथम बार, ठीक है, केंद्रीय स्तर पर प्रथम बार द्विसदनात्मक, क्या? द्विसदनात्मक। ठीक, क्या लिखा जाएगा? द्विसदनात्मक विधानमंडल द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई। की गई। ठीक, अब आपके एग्जाम के बेस से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है पहला पॉइंट आपका कौन सा है? ये आपके एग्जाम के बेस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट आपके ये, ठीक, मॉन्टेग्यू चिम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत 1919 के तहत सबसे पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। ये चीज आप जरूर याद रखिएगा। दूसरी बात एक ये याद रखिएगा कि इसी में केंद्रीय स्तर पर प्रथम बार द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चिम्सफोर्ड सुधार के तहत ये इसकी स्थापना की गई। आइए बात कर लेते हैं अगला पॉइंट। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे ज्यादा आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। आइए देख लेते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत कौन कौन से एक्ट पारित किए गए, कौन कौन से नए नियम बनाए गए, जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत सही तरीके से भारत में शासन सत्ता सुचारू रूप से चलाने के लिए नए नए कानूनों का संशोधन किया गया भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। सबसे पहले इसमें 14 भाग जोड़े गए, 321 धाराएं जोड़ी गई, 10 अनुसूचियां भी जोड़ी गई। इसी में यह बताया गया कि प्रस्तावना का अभाव था, ठीक है, जिसमें 1919 के अधिनियम के तहत प्रस्तावना को इसके साथ जोड़ा गया था। या हम ये कह सकते हैं कि जब भारत शासन अधिनियम 1935 बना उस समय इसमें प्रस्तावना का अभाव था, लेकिन 1919 से उठा करके प्रस्तावना 1935 के अधिनियम में प्रस्तावना को जोड़ दिया गया।
बात कर लेते हैं कि 1935 के अधिनियम के तहत ही द्वैध शासन को केंद्रीय स्तर पर लागू किया गया, ठीक है। और इसी के आंशिक उत्तरदायी के शासन की स्थापना का प्रावधान भी किया गया। इसमें विषयों का विभाजन भी किया गया, जिसके तहत 3 विषय सूची रखी गई, जिसमें संघीय सूची एक थी, जिसके तहत 59 विषय रखे गए। इसके अंतर्गत तरह तरह की चीज़ें रखी गई। फिर प्रांतीय सूची बनाई गई, फिर संवर्ती सूची बनाई गई। इसी के अंतर्गत संघीय सूची में 2 विषय जोड़े गए। पहला विषय आरक्षित विषय जोड़ा गया, दूसरा विषय हस्तांतरित विषय जोड़ा गया। अब हमें यह देखना है कि आरक्षित विषय के अंतर्गत किन किन चीज़ों को रखा गया, हस्तांतरित विषय के अंतर्गत किन किन चीज़ों को रखा गया। ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम के बेस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी इसी में और लेक्चर देना हो, लेकिन बहुत लंबा चला जाएगा, कोई मतलब नहीं बचेगा, क्योंकि आपके एग्जाम के बेस से जो जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं पॉइंटों पे हम बात करने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए बात आगे देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत कितने भाग थे, ठीक। भाग कितने थे, 14, ठीक। धाराएं कितने थी, ठीक। धाराएं कितनी थी, 321, ठीक। अनुसूचियां कितनी थी, ठीक। अनुसूचिया की संख्या कितनी थी, 10, ठीक। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि इसमें प्रस्तावना का अभाव था। प्रस्तावना का अभाव था। प्रस्तावना कहां से उठा के डाल दिया गया, 1919 अधिनियम सरकार के तहत, ठीक। प्रस्तावना का अभाव था, 1919 से उठाकर प्रस्तावना जोड़ा गया, ठीक। 1919 से उठा करके प्रस्तावना को इसी में जोड़ दिया गया। अब बात कर लेते हैं जो हमारा अगला पॉइंट, जो आपके एग्जाम के बेस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो पॉइंट ये है कि 1935 के अधिनियम के तहत द्वैध शासन को केंद्रीय स्तर पर लागू किया गया, ठीक, ठीक है। द्वैध शासन को केंद्रीय स्तर पर लागू किया गया, ठीक। केंद्रीय स्तर पर लागू किया गया, ठीक। बात कर लेते हैं, इसी में एक पॉइंट और बात करते हैं कि आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना करने का प्रावधान भी किया गया। विषयों के विभाजन के लिए 3 सूची, ठीक। इसी में विषयों के विभाजन के लिए 3 सूचियां तैयार की गई, ठीक। 3 सूचियां तैयार की गई, ठीक। पहली सूची क्या है, संघीय सूची, संघीय सूची, ठीक। संघीय सूची में विषयों की संख्या कितनी थी, 59 विषय रखा गया इसमें, ठीक। दूसरी सूची कौन सी है, प्रांतीय सूची, प्रांतीय सूची के तहत कितने विषय रखे गए, 54 विषय रखे गए। लास्ट कौन सी, तीसरी है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, ठीक।
इसके अंतर्गत कितने विषय रखे गए? 36 विषय रखे गए। 36 विषय। ठीक, अब आपके एग्जाम के बेस से एक पॉइंट और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें संघीय सूची के तहत, ठीक, ये संघीय सूची के तहत ही इन्होंने संघीय सूची में 2 विषय जोड़े गए। ठीक, 2 विषय। पहला विषय कौन सा है? आरक्षित विषय। आरक्षित विषय, ठीक, और दूसरा हस्तांतरित विषय। ठीक, बात कर लेते हैं आरक्षित विषय के तहत कौन कौन सी चीज़ें, जैसे विदेश मामले हो गए, धार्मिक में मामले हो गए, या कोई बहुत दूर कबायली क्षेत्र के मामले हो गए। ये सारी चीज़ें हस्तांतरित आरक्षित विषय के अंतर्गत रखे गए। हस्तांतरित विषय के अंतर्गत क्या रखे गए? जैसे रेडियो हो गया, ठीक, रेल हो गया, डाकघर हो गया, वायरलेस हो गया, ये सारी चीज़ें हस्तांतरित विषय के अंतर्गत रखे गए। इतना ही आपके एग्जाम के बेस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा और समय समय पे रिपीट करते रहिएगा। थैंक यू दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के बॉयस से ये पॉइंट टू पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू।